तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो ये बताओ, और कल की जो मैंने वीडियो डाली थी कितने लोगों ने देख ली है, कमेंट में बताना। और कैसा लगा वो भी बताना, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन बी, इसमें टोटल हमारे 8 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। देखो ABCDEFGH, ठीक है, 8 क्वेश्चंस हैं। 5 इसमें से करने होते हैं, यानी देखो टोटल कितने हैं, 8 क्वेश्चंस हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है, यानी कि पर क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन डिस्कस हम आठों करेंगे, क्या पता है आठों में से कोई भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब जो इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, आज जो हम डिस्कस करेंगे हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट, ठीक है। दूसरा है स्टेलर इवोल्यूशन। तीसरा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हो सके तो चौथा वाला भी हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी करने से क्या होता है कि आप वीडियो देखते देखते बोर भी हो सकते हो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज 3 ही करते हैं, ठीक है। चलो 3 ही करेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट ये 5 कवर हो जाएंगे एक साथ। वो क्योंकि ये बाकी जो इधर 4 क्वेश्चंस है ना, ये वाले जो 4 क्वेश्चंस है, ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सब तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हमारा क्वेश्चन है हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट, ठीक है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और चांसेस है कि आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है। अब देखो सबसे पहले ये समझो कि हेटेरोस्पोरी से आप क्या समझते हो। हेटेरो मतलब क्या, डिफरेंट, यानी कि अब स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। एक मेल स्पोर होगा, एक फीमेल स्पोर होगी, ठीक है। जो फीमेल स्पोर्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, यानी साइज में बड़े होंगे। मेल स्पोर जो होगा वो छोटे होंगे, ठीक है। यानी कि साइजेस में क्या होंगे, डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। उसी के बारे में बात करनी है। और सीड हैबिट यानी कि उसका मतलब कैसा, कहते हैं ना, हैबिट मतलब क्या, आदत कैसी है उसकी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी क्या है, तो इज द प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। पहला है माइक्रोस्पोर, यानी कि मेल गैमेट्स, एंड मेगास्पोर यानी फीमेल गैमेट। माइक्रो का मतलब भी हम पहले से जानते हैं कि छोटा होता है, ठीक है। और मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा, या मेगा कह लो या मैक्रो कह लो, दोनों का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह के स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं। एक है माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट्स, और एक है मेगास्पोर यानी कि फीमेल गैमेट, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स डेवलप्स होते हैं मेल गैमेटोफाइट्स, क्योंकि मेल गैमेट है तो मेल गैमेटोफाइट से ही रिलीज होगा, जबकि मेगास्पोर है तो वो किससे डेवलप होगी, फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप होगी। दिस कंडीशन इज फाउंड इन द सम टेरिडोफाइट्स, क्योंकि सबसे पहली बार देखा जाने वाला मतलब जो हेटेरोस्पोरी नेचर है वो सबसे पहले हमारे टेरिडोफाइट्स में ही देखने को मिला था। उससे पहले जो ब्रायोफाइट्स थे, एल्गी थे, उनमें होमोस्पोरस देखने को मिला था, क्योंकि सेम टाइप्स के स्पोर्स पाए जा रहे थे। जबकि टेरिडोफाइट्स में पहली बार देखा जा रहा था हेटेरोस्पोरी। अब टेरिडोफाइट्स में भी किस में देखा जा रहा था, तो सिलेजिनेला में देखा जाता है एंड साल्विनिया में देखा जाता है। ये दोनों नाम आपको याद रखने, ठीक है। आपके सामने कुछ नए नए शब्द आएंगे, नए नए टर्म्स आएंगे, बस उनको याद करना है। बाकी चीज़ें समझने वाली हैं, आप आराम से लिख के लेके चले जाओगे, ठीक है। दूसरा है सीड हैबिट, यानी सीड की आदत। सीड हैबिट रेफर करता है टू द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। यानी कि सीड हैबिट क्या रेफर करता है, क्या बताता है, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को, ठीक है। और आगे चल के ये क्या भाई, सीड का फॉर्मेशन ही तो करेंगे। जैसे जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था कि सीड का फॉर्मेशन हो रहा था, एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। इट इंक्लूड्स, अब ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये भी देख लो। और ये भी बात कि साथ साथ यार नोट करते चलना, इस तरह आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंक्लूड करते हैं क्या, प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर, यानी कि हेटेरोस्पोरी थे, यानी माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ लिखना ही मत, अब माइक्रोस्पोर टर्म बोल रहे हो तो वहाँ पे एक डायग्राम भी बना देना, ठीक है।
एक छोटा डायग्राम बनाना जिसको लिख देना माइक्रोस्पोर, और एक बड़ा डायग्राम बना देना जिसको हम मेगा स्पोर कह रहे हैं, ताकि क्या होगा, जो आप बोल रहे हो ना बस उसी को डायग्राम के फ्लो में भी अगर लिख दोगे ना तो काम चल जाएगा। और डायग्राम से तो और अच्छा रहता है ना कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। फिर दूसरा है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम, यानी रिटेंशन का मतलब क्या है, अब वहीं पर रखा हुआ है, मतलब कि जो ये जो मेगास्पोर है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में ही क्या होता है, रहता है, मतलब बाहर नहीं निकलता है। डेवलपमेंट जो होगी फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द मेगास्पोर, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो अंदर ही हो रहा है, ठीक है, दोनों बात वही कह रही है। फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी क्या होगी, पेरेंट प्लांट के अंदर ही होगी, यानी जो ये पूरा जो भी कारनामा हो रहा है ये सब पेरेंट प्लांट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अब कंक्लूजन है कि इसीलिए हेटेरोस्पोरी इज इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट, यानी कि सीड के नेचर को जानने के लिए ये इस इवोल्यूशन को जानना बहुत ज़रूरी है। जो हेटेरोस्पोरी नेचर है जो टेरिडोफाइट से स्टार्ट होता जा रहा है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विच अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स इन हायर प्लांट्स, क्योंकि आगे चल के हम इसके बारे में भी जानने वाले हैं कि सीड कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा स्टेलर इवोल्यूशन। अब देखो स्टेलर इवोल्यूशन कोई डिस्टेंस करने वाला या स्पेस वाले टर्म्स नहीं है। स्टेलर इवोल्यूशन आपके प्लांट में ही आप पढ़ोगे। आपने स्टील टर्म सुना होगा, ठीक है, स्टील टर्म सुना होगा जो कि किससे बना होता है, तो इसमें पिथ प्रेजेंट होता है, पिथ के साथ एंडोडर्मिस होता है, क्योंकि ये सारा काम एंडोडर्मिस में होगा तो वो भी उसके साथ इंक्लूड होगा। वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। वैस्कुलर बंडल्स बार बार वीडियो में मैं बताती हूँ, वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, और इसके साथ साथ पेरिसाइकल्स भी होंगे, ठीक है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन ही क्या है, स्टील। लेकिन अब प्रिमिटिव टाइप से हम पढ़ते चल रहे हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट से पढ़ा कि हेटेरोस्पोरी नेचर वहां पे हमें देखने को मिलता है, देन आगे तो उसी तरीके से इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो स्टेलर इवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, मतलब स्टेलर इवोल्यूशन एक धीरे धीरे जो मॉडिफिकेशन हो रही है किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, यानी कि सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ स्टेम एंड रूट ड्यूरिंग द प्लांट इवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा टाइप्स एंड इवोल्यूशन ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और वो जो टाइप्स होंगे लाइन बाय लाइन होंगे, क्योंकि वो एक इवोल्यूशन के सीक्वेंस को भी दिखाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है प्रोटो स्टील, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव होता है, ठीक है। प्रोटो का मतलब ये होता है पहले, जो बहुत पहले आए हुए थे। सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, यानी कि अगर यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ये फ्लोएम से क्या होगा, सराउंडेड होगा। और फाउंड इन अर्ली वेस्कुलर प्लांट, हमने राइनिया के बारे में भी पढ़ा था, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा है साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील क्या होता है कि सेंट्रल पिथ प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म अ सिलेंडर, यानी कि सेंट्रल शीथ क्या है, अभी एक बार दूसरा पॉइंट पढ़ना उसके बाद पता चल जाएगा। अब देखो ये दो टाइप्स के होते हैं, फ्लोएम ओनली आउटसाइड, फ्लोएम ओनली आउटसाइड जाइलम, ठीक है, और जो एम्फी फ्लोइक होते हैं, एम्फी फ्लोइक क्या होता है, फ्लोएम ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, यानी कि देखो सीधी सीधी बात कि अगर जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके बाहर फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये एक्टोफ्लोइक हो गया। और एम्फीफ्लोइक क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम, देन उसके बाद जाइलम और फिर फ्लोएम, ठीक है। तो दोनों साइड प्रेजेंट है, तो यानी कि हम इसको क्या कह रहे हैं, एम्फीफ्लोइक। तो इस तरीके से सिफ्नोफ्लोइक समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से है। देन तीसरा जो है डिक्टियो स्टील, ठीक है, डिक्टियो स्टील है, यानी कि साइफोनो स्टील ब्रेक करता है इनटू द नेटवर्क ड्यू टू लीफ गैसेस, ठीक है, और ये फॉन्स में पाया जाता है। फॉन्स में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग्स ही तो है, ठीक है। अब यू स्टील, यू का मतलब हमने पढ़ा है ट्रू होता है, यानी ट्रू स्टील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अब ये एडवांस टाइप के होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स, जैसे कि वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या, वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है,
पहले रिंग बना लो, ठीक है। यहाँ पर काजू जैसे स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। अब ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो होगा फ्लोएम और अंदर वाला जो पार्ट होगा वो होगा जाइलम, ठीक है। अंदर वाला पार्ट क्या होगा? जाइलम। अब ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी अरेंज्ड है रिंग्स में, ठीक है। और ये ज्यादातर किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट्स में, ठीक है। क्योंकि अब ये रिंग्स असल में क्या है ना, असल में ये जो रिंग है ना, ये कैम्बियम है, कैम्बियम है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ हमने देखा है जिम्नोस्पर्म में होता है, डाइकॉट्स में होता है, ठीक है। अब जो है पांचवा है टेक्टोस्टील। अब टेक्टोस्टील भी होता है, लेकिन ए साइलेंट होता है, तो इसलिए हम इसको टेक्टोस्टील पढ़ते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, यानी छितराए हुए होते हैं, एकदम फैले हुए हैं। मतलब कि अगर ये कोई प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी के इनर साइड में देखा जाए तो ऐसे छितराए हुए होंगे, यानी कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होंगे और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होती है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो? क्योंकि जो हमने पढ़ा वही कंक्लूजन में हम लिखते हैं। स्टेलर इवोल्यूशन शो करता है द प्रोपगेशन फ्रॉम सिंपल सॉलिड स्टील, ठीक है, इसको प्रोटो स्टील कह रहे हैं, और उसके सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक लेके जा रहा है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे यू स्टील है और टेक्टो स्टील है, ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं एडवांसमेंट इन वैस्कुलर प्लांट इन स्ट्रक्चर। देखो ऐसा भी हो सकता है कि दो मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है। तो वैस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर का कंडक्शन करना, और फ्लोएम का क्या काम होता है? फूड का कंडक्शन करना, ठीक है। इतना भी लिख दो और बस डायग्राम बना दो तो एकदम काम चल जाएगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट एकदम खत्म वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आगे भी हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। अब ये क्या है? तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ सिस्टम यूज्ड टू डिवाइड अर्थ हिस्ट्री टू इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। मतलब कि जिसे हम क्या पढ़ते हैं? ईयर पढ़ते हैं, मंथ पढ़ते हैं, डे पढ़ते हैं, ठीक है, वीक्स पढ़ते हैं, आवर्स पढ़ते हैं, सेकंड्स पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से क्या किया गया है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है कुछ टाइम पीरियड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेजर जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स, ठीक है। जैसे कि डायनासोर का टाइम हो गया, देन होमोसेपियंस में स्टार्टिंग वाले जो होमोसेपियंस थे, ठीक है, जिनमें जो जिसे कह सकते हैं कि इरेक्ट मतलब खड़े होकर चल रहे थे, लेकिन उतना दिमाग नहीं था उनके पास, जैसे आज के टाइम पे लोगों के पास दिमाग है। निएंडरथाल हो गए, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हो गए, रामापिथेकस हो गए, इन सब का नाम आपने सुना होगा। तो ये डिफरेंट टाइम्स के अपने हीरो रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम इसमें भी पढ़ेंगे। अब मेन डिविजन्स क्या क्या है इसमें ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है इनोन्स। अब देखो यहाँ पे नए नए टर्म्स है, तो बार बार जब आप बोलोगे, साथ साथ बोलोगे या लिखते लिखते बोलोगे तो आपको याद होगा, ठीक। और वही चीज़ एग्जाम में काम करेगी कि आप लिख लोगे, और बोल बोल के नहीं याद करोगे ना तो ये टर्म्स आप भूल जाओगे। तो याद रखना इनोन्स, आपको बस टर्म्स याद रखने हैं और बस समझना है कि ये क्या है। इनोन्स का मतलब क्या है? जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है। अब इसमें ये दो नाम आपको याद रखने हैं, प्री कैम्ब्रियन और फेनोरोजोइक, ठीक है। ये दो टर्म्स आपको बस याद करने हैं। क्या होगा ये हम अगले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना कि क्या है, प्री कैम्बियम, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन और फेनोरोजोइक, ठीक है। दूसरा है एराज। एराज क्या होते हैं? तो ये सब डिवीजन होते हैं एनोइंस के। जैसे कि एनोइंस का मान के चलो कोई टाइप है, अब टाइप के भी टाइप है, तो वो हमारे क्या होंगे? सब टाइप हो जाएंगे। जैसे कि दादा के बेटे पापा, पापा के बेटे क्या है? नाती लगेंगे, तो नाती क्या है? सब सन हो गया ना, सब सन। बेटे को इंग्लिश में सन ही कहते हैं, तो सब सन हो गया। ठीक वैसे ही एराज क्या होते हैं? तो ये सब डिविजन्स होते हैं एनॉन्स के, ठीक है। तो उसमें है पैलियोजोइक एरा,
यानी कि एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड अर्ली प्लांट्स। अर्ली प्लांट्स जैसे कि वैस्कुलर प्लांट्स में हमने राइनिया के बारे में पढ़ा था, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। 2 डिफरेंसेस कम से कम आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। और नहीं पता होगा तो ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको वो भी दे दूंगी, ठीक है। तो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्ली लैंड प्लांट्स जो आए हुए थे, राइनिया के बारे में पढ़ना कि उनका टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पैलियोजोइक एरा में पढ़े जाते हैं। दूसरा है मेसोजोइक एरा, इसमें हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे डायनासोर्स हो गए, ठीक है। सीनोजोइक एराज में हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैमल्स यानी कि इनके पहचान क्या है, तो इनमें क्या कहते हैं, ईयर पिन प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि स्किन हेयरी होती है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिकेट कर सकते हैं मैमल्स को। तो ये 3 अभी नाम, देखो नाम आपको याद रखना है, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, ठीक है। अब पीरियड्स की बात करें तो अब ये एराज के सब डिवीजन है, ठीक है। इनोएंस के सब डिवीजन क्या थे, हमारे एरा थे, और एरा के सब डिवीजन क्या थे, क्या है हमारे पीरियड्स, ठीक है। तो अब इसमें भी हमें नाम याद रखना है, कैम्ब्रियन, जुरासिक और क्रीटेशियस, ठीक है। क्या, कैम्ब्रियन, जुरासिक, क्रीटेशियस। अब इपोक्स, इपोक्स क्या होता है, स्मॉलर डिवीजन ऑफ पीरियड्स। अब हमने सबके डिविजन्स और सब डिविजन्स पढ़ने हैं, तो ये पीरियड्स के डिवीजन है, ठीक है, इपोक्स। टर्म याद रखना, इपोक्स। क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को समझने में, जानने में ये हेल्प करते हैं। शोज अपीयरेंस एंड एक्सटिंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये बताते हैं कि कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मतलब कि यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुके, खत्म हो चुके, और कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेवलप होके मतलब कि एक नया रूप ले चुके। जैसे कि कहा जाता है कि जो छिपकलियाँ, ये भी हमारे अर्ली डायनासोर से ही इवॉल्व होके ही आई हैं, ठीक है। जो छुछुंदर हैं, ठीक है, इंग्लिश नाम याद नहीं है, शायद मोल कहते हैं उसको। तो जो वो भी क्या है, ये फर्स्ट मैमल्स हैं, ये भी हमारे उसी टाइम के, लेकिन ये बच गए थे, इवॉल्व हो गए थे, तो ये आज के टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में ये बताता है। यूजफुल इन स्टडिंग फॉसिल्स एंड रॉक लेयर्स, ठीक है। जो फॉसिल्स पाए जाते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने में हेल्प करता है। जो रॉक लेयर्स होते हैं, यानी जो स्ट्रेटा होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, द जियोलॉजिकल टाइम स्केल प्रोवाइड करता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये प्रोवाइड करता है क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑफ अर्थ हिस्ट्री, और शो करता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि जो एवोल्यूशन है वो धीरे धीरे ही तो हुआ है, बहुत मिलियंस ऑफ टाइम लगे हुए हैं इसको। एंड मेजर जियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, सारी चीज़ें ये बताता है। तो कंक्लूजन मस्ट होता है यार कि लास्ट में आप लिख दें। ये टर्म लिखना ज़रूरी नहीं होता कि कंक्लूजन आप टर्म लिख के आप करो, यहाँ पे हैंस लिख लो, या दस, या देयरफॉर, इन तीन, देखो यहाँ पे या तो हैंस का यूज़ कर लो, हैंस कॉमा लगा दो, या फिर देयरफॉर, ठीक है, THERFORE, ठीक है, या फिर आप ये क्या है, 10 लगा लो, THUS, डसने वाला डस नहीं, THUS वाला 10, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर लिखना यार प्लीज़, क्योंकि कमेंट आप करते हो तो यार मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार मेरी वीडियोस लोग देख रहे हैं तो उनको पसंद आ रहा है, और नहीं भी आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार, वो भी कमेंट में लिख देना, जो भी नहीं भी आ रहा तो उससे क्या होगा ना कि पता चलेगा कि कुछ कमियां हैं, उनको ठीक की जाए, यानी कि एक तरह से इवोल्यूशन यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना, डरने की कोई बात नहीं है यार, अपने ही लोग हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।